क्रॉप कौन सी है? मंडुआ। कौन सी है? मंडुआ। ठीक है, कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे आप? मंडुआ पढ़ेंगे। इसे रागी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रागी। गांव घर की भाषा में इसे जहां तक मकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकरा। ठीक है ना, मकरेली इससे बहुत अच्छी बनती है। ठीक है ना, रोटी टाइप में बनाई जाती है। तो इसका अन्य नाम भी है कुछ, जैसे इसको क्या क्या बोला जाता है? फिंगर मिलेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिंगर मिलेट भी बोला जाता है। इसे बर्ड्स मिलेट भी बोला जाता है। ठीक है ना, और इसके जो है अन्य नाम है फिंगर मिलेट्स, बर्ड्स मिलेट भी इसे कहा जाता है। किसे? मंडुआ को, मंडुआ या रागी। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें बॉर्निकल नेम की। किसकी? बॉर्निकल नेम, यानी रागी का बॉर्निकल नेम क्या होता है? तो रागी का जो है बॉर्निकल नेम होता है इल्लुशाइन कोरकाना। इल्लुशाइन कोरकाना। क्या होता है इसका वानस्पतिक नाम? इल्लुशाइन कोरकाना होता है। फिर उसके बाद फैमिली, किस फैमिली से है? तो ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसी। पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं इसमें? तो 2n बराबर 36। क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 36। फिर उसके बाद ओरिजिन, उत्पत्ति स्थल यानी नेटिव प्लेस, इसका उद्गम स्थल क्या होता है? तो दो चीजें हैं। अगर वैदिक काल के हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, जो वैदिक ग्रंथ हैं आपके, उनमें देखा जाए तो इसका जो उत्पत्ति जो है भारत बताया गया है। क्या बताया गया है? भारत बताया गया है। वैदिक के अनुसार, ठीक है ना, वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो है भारत बताया गया है। ठीक है, लेकिन वेविलाव ने बताया है कि इसका जो उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका है। वेविलाव वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि इसका अफ्रीका है। अधिकतर अफ्रीका ही मिलता है किताबों में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मतभेद है। वैदिक काल के हिसाब से जो है वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो इसका उत्पत्ति स्थल है वो भारत, और वेविलाव के अनुसार जो है अफ्रीका माना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके महत्व के बारे में देखेंगे। क्या? इसके महत्व के बारे में देखेंगे। क्या महत्व है मंडुआ का? ठीक है, किसका? मंडुआ यानी रागी, मकरा। क्या? मकरा। ठीक है, महत्व के बारे में तो महत्व देख लीजिए, बहुत बढ़िया फसल है। ठीक है ना, महत्व में देखते बहुत बढ़िया फसल है। क्या क्या होता है? सबसे पहले इसका महत्व क्या है, उपयोग क्या है ना। महत्व में उपयोग की बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो है इसको उबाल कर चावल के रूप, जैसे चावल को उबाल कर नहीं खाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है मंडुआ को भी उबाल कर मुख्य भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, यानी मंडुआ को जो है मंडुआ को उबाल कर मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, रूप में लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो है मंडुआ की जो फसल है दाना एवं चारा दोनों के लिए किया जाता है। दूसरी बात, हरे चारे के रूप में भी प्रयोग की जाती है, और दूसरी बात दाना प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। दाना प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका जो दाना होता है, दाने को जो है अभी हमने बताया कि किसके उबाल कर जो है चावल के रूप में, जैसे चावल आप खाते हैं, चावल को मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है। लगभग 90% लोग जो है 90% पॉपुलेशन जो है आप यानी अपने भारत क्या विश्व की 90% जो आबादी है, जनसंख्या है, वो मुख्य भोजन के रूप में जो है चावल ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है जिस प्रकार चावल को उबाल कर खाते हैं, उसी प्रकार मंडुआ को भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो है इसको मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके दाने को। दूसरी बात, इसके दाने से जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु कौन? नवजात शिशु के पोषण आहार जो बनता है, नवजात शिशु का जो पोषण आहार बनता है, ठीक है, उसमें इसका जो मंड होता है, मंडुआ का जो उपयोग किया जाता है। फिर दूसरी बात, नेक्स्ट बात क्या है, इसके दानों से, इसके दानों से जो है इसके जो उत्तम क्वालिटी के दाने होते हैं, कैसे?
उत्तम गुणवत्ता वाले, जो उत्तम गुणवत्ता वाली दाने होते हैं, यानी कि उत्तम गुणवत्ता की अगर फसल है तो उससे जो है शराब बनाने में, ठीक है ना, इसका उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? शराब बनाने में किया जाता है। और इसके दानों को पीसकर आटे के रूप में इसकी रोटियां भी खाई जाती हैं। ये सारे इसके महत्व हैं, ठीक है ना। तो शराब हो गया और रोटियां हो गई, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपके जो भारत में सबसे ज्यादा ये जो है भोजन में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, रोटियां इसकी खाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जो है इसको जो है खाते रहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में इससे कुछ मिठाइयाँ भी बनाई जाती है, ठीक है ना। दक्षिण भारत के लोग इस फसल से, इसके दानों से जो है इसको पिसाकर इससे कुछ मुख्य उनकी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ इनमें जो कंटेंट होता है, जैसे प्रोटीन कितना पाया जाता है, जैसे प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, कुछ चीजें होती हैं। तो देख लेते हैं क्या इसमें बहुतायत न्यूट्रिएंट कंटेंट है ना, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, पोषक तत्व, ठीक है ना। क्या पोषक तत्व कितना क्या पाया जाता है, तो जो मुख्य रूप से मैं वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका हो गया क्या, प्रोटीन हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन लगभग कितना पाया जाता है, 9.2% पाया जाता है। कितना पाया जाता है प्रोटीन, 9.2%। फिर कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, किसकी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, लगभग 76-77% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 76 से 77% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर उसके बाद फैट कंटेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि वसा कितना पाया जाता है। तो वसा इसमें जो है 1.5 से 2% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1.5 से 2% पाया जाता है। और जो अदर मिनरल्स होते हैं लगभग 2%। मिनरल्स यानी खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण लगभग 2% पाए जाते हैं। कितने परसेंट पाए जाते हैं, 2% पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इतने ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इनके अलावा इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अलावा, फास्फोरस। आपको क्या हो गया, फास्फोरस हो गया। विटामिन भी पाई जाते हैं, फास्फोरस हो गया, विटामिन हो गई। अच्छा, विटामिन में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए व बी पाया जाता है। आपकी जो रागी होती है, रागी में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए पाए जाते हैं व बी पाए जाते हैं। ये दो विटामिन पाई जाते हैं किसमें, रागी में, मड़ुआ में, ठीक है ना। फास्फोरस हो गया, कैल्शियम भी हो गया, कैल्शियम भी पाया जाता है। क्या, कैल्शियम भी पाया जाता है इसमें। फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गए, ये जो है इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो विटामिन में कौन कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। ये इनके कुछ पोषक तत्व थे जिसका जो महत्व था और उपयोग था, ठीक है ना। महत्व और उपयोग जान लिया आप लोग। महत्व में जान लिया, इसमें पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, फास्फोरस, विटामिन, कैल्शियम, ये सारी चीजें पाई जाती है, ठीक ना, क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं हम क्या, इसमें कुछ इसके क्षेत्रफल के, यानी कि वितरण एवं क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं ना। किन एरिया में ये इसका कल्टीवेशन होता है या उगाया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो वर्ल्ड में बात कर लें, विश्व में, कि किन किन देशों में इसका कल्टीवेशन किया जाता है वितरण एवं क्षेत्रफल के अंतर्गत। वितरण एवं क्षेत्रफल के अंतर्गत, वितरण एवं क्षेत्रफल के अंतर्गत देखते हैं कहाँ कहाँ पर जो है इसका विस्तार है, वितरण है, कहाँ कहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तो वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में कौन कौन से देश में होता है, तो जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यूरोप के जो भी देश हैं, यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं, ठीक है ना, यूरोप के कुछ देश हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चीन हो गया, अरब हो गया, अमेरिका, यूरोप, चीन, अरब, भारत, इस तरह ये मुख्य देश थे जहां पर जो है इसकी खेती की जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये इतने देश थे, अमेरिका, यूरोप, चीन, अरब और भारत। इन देशों में लगभग अच्छी कल्टीवेशन की जाती है मड़ुआ की, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं भारत, ठीक है ना। भारत, क्योंकि हमको पढ़ना है, हम रहते कहाँ है, भारत में रहते हैं ना, तो भारत का हमको ज्यादा जानना है ना। तो भारत
में कहाँ कहाँ पर जो है मड़ुआ की खेती होती है ना? भारत में कहाँ कहाँ पर होती है, किन किन स्टेटों में मुख्यतः इसकी खेती की जाती है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले तो आपका अपना उत्तर प्रदेश, सबसे पहले कौन सा भारत में सबसे पहले आपका अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये कुछ मुख्य राज्य जहां पर कि बहुतायत मात्रा में इसकी कल्टीवेशन की जाती है भारत में, ठीक है ना। मड़ुआ की खेती जो है, ये जो हमने लिखा है स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में जो है बहुतायत मात्रा में इसकी कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करेंगे इसमें जलवायु की, कैसी जलवायु में इसका कल्टीवेशन अच्छा होता है, ठीक है ना। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। भाई आपको मड़ुआ खेती करना है तो जलवायु तो पता होनी चाहिए ना, किस जलवायु में ये उगेगी, है ना, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो जलवायु की बात कर ले तो ये जो फसल है गर्म जलवायु की फसल है, किस जलवायु की फसल है, गर्म जलवायु की फसल है। किस जलवायु की फसल है, गर्म जलवायु की फसल है, सबसे पहली बात, यानी कि ट्रॉपिकल जोन की है, किसकी, ट्रॉपिकल। कैसी जलवायु होनी चाहिए, गर्म जलवायु होनी चाहिए, यानी कि उष्ण जलवायु की फसल है। तो इसमें जो वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 500 से 900 mm होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसकी ग्रोथ के लिए बढ़िया टेम्परेचर, यानी कि इसकी वृद्धि के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए बात कर लेते हैं, वृद्धि एवं विकास के लिए कितना टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, 26 से लेकर 29 इज बेटर माना जाता है, सबसे अच्छा। यानी कि ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 26 से 29 तापमान होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि अच्छे से ग्रोथ करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें, अच्छा इसकी जो फसल है गर्म जलवायु में तो होती ही है, आर्द्र जलवायु में भी इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है, ठीक है। गर्म हुआ आर्द्र जलवायु, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं सॉइल की, काहे की बात करेंगे, सॉइल की। अब आगे बात करेंगे हम सॉइल की। सॉइल, ठीक है ना, सॉइल के अंतर्गत अब इसकी खेती जो है लगभग हर प्रकार की मृदा में हो सकती है, ठीक है, चाहे कंकड़ीली हो चाहे पथरीली हो, कंकरीली हो चाहे पथरीली हो, चाहे जौनी तरह की माटी हो, हर प्रकार की मृदा में जो है इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन बात कही जाए अच्छा उत्पादन अच्छी उपज प्राप्त करना है तो उसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। भाई होने को तो खेती हो जाएगी, ठीक है ना, हर प्रकार की मृदा में किया जा सकता है, लेकिन अगर सबसे बढ़िया खेती करनी है, क्या सबसे बढ़िया यानी उपज के लिए, ठीक है ना, तो आपको कैसी मृदा होनी चाहिए, तो इसके लिए जो है दोमट मृदा, कैसी, दोमट मृदा जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, क्या सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। इसकी खेती के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए, दोमट मृदा जो है सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर होने को तो ये कंकरीली, पथरीली, ठीक है ना, यानी कि हर प्रकार की मृदा में, हर प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे उपज अच्छे उत्पादन के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए, दोमट मृदा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, दोमट मृदा होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ इसमें वैरायटियां हैं, ठीक है ना, कुछ वैरायटियों के बारे में बात करते हैं।
किस्में, क्या किस्मों के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है ना। किसके बारे में बात करना है, किस्में, कौन कौन सी किस्में हैं। तो इसकी कुछ कई प्रकार की जो है किस्में हैं, जैसे कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। CORA 14, CORA 14, CORA 14 ये है, यानी 105 से 110 दिन में ये तैयार हो जाती है। कितने दिन में, 110 दिन में तैयार हो जाती पककर, ठीक है। CORA 14 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। CO13 ये जो है 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिन में तैयार हो जाती है, 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। CO13 वैरायटी है, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, 90 से 100 दिन में। फिर CO9 है, CO9 है, ये 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिन में तैयार हो जाती है, 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। फिर ट्राई वन वैरायटी है, ट्राई वन वैरायटी है, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, लगभग 100 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिन में, लगभग 100 दिन में तैयार हो जाती है। फिर है एक आपकी पेरियर, पेरियर पेरियर ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो ये 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। फिर है आपकी GPU 28, कौन सी है, GPU 28, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो ये भी लगभग 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसकी कुछ ये मुख्य वैरायटियाँ थी, और भी हैं जैसे कि, और कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, और इसकी वैरायटियाँ जैसे कि आपकी हो गई, और भी बता देते हैं कौन कौन कुछ, जैसे आपकी EC हो गई, EC 4840, EC 4840 ये भी आपकी एक वैरायटी है। ये जो है 110 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिनों में तैयार हो जाती है, 110 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। कितने दिन में तैयार हो जाती है, 110 दिन में। फिर VL, कौन सी वैरायटी है, VL है, VL 101, VL 101 ये कितने दिन में, ये भी जो है 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद VL 204, VL 204 ये भी लगभग 100 से 105 दिन में तैयार हो जाते हैं, 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटियां हैं, ठीक है ना, जो कि लगभग लगभग 100 से 110 दिन या 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है, ठीक है, हार्वेस्टिंग लायक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य किस्में थी, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं इसमें सोविंग की, बुआई कब की जाती है, ठीक है ना। और बात कर लें जैसे कि सीड रेट की, तो सीड रेट, तो इसमें जो सीड रेट होता है, बात कर लेते हैं सीड रेट की पहले, ठीक है ना। तो सीड रेट आपका जो है लगभग 6 से 8 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 6 से 8 किलोग्राम होता है, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है बुआई के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सोविंग की, कब की जाती है सोविंग टाइम की, ठीक है ना। तो सभी लोग जान रहे हैं सोविंग टाइम किस ऋतु की फसल है, कौन सी क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। तो स्वाभाविक बात, कब बुआई की जाएगी, वर्षा ऋतु में की जाएगी। वर्षा ऋतु कब आती है, जून जुलाई में आती है, ठीक है ना। उसका मौसम का समय क्या होगा, जून जुलाई होगा, तो बुआई का समय क्या हो जाएगा, जून जुलाई में बुआई की जाएगी, ठीक है। तो कोई बताने वाली बात नहीं है। तो कब इसमें यानी कि बुआई कब की जाती है, तो जून जुलाई में की जाती है, यानी कि जब बारिश होती है ना, जब मानसून आता है, जब बरसात होती है, तब हम बुआई करते हैं। तो कौन सा महीना है, जुलाई, सॉरी जून जुलाई, जून जुलाई में की जाती है, ठीक है ना। बरसात के महीने में, कब, बरसात के मौसम में, बरसात में की जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद, हाँ दूसरी बात, रही बात यहीं पर बात कर लेते हैं इरिगेशन की। तो इरिगेशन की उतना जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वर्षा में बोई जाती है, ठीक है ना, वर्षा ऋतु की फसल है। तो ये जो है
कभी कभार जैसे कि वर्षा नहीं हुई है तो एक आध सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं स्पेसिंग की, है ना, काय की बात करते हैं, स्पेसिंग की। स्पेसिंग में क्या होता है, स्पेसिंग में यानी कि अंतरण दूरी बताते हैं। तो इसमें जो स्पेसिंग होनी चाहिए 20x15 होनी चाहिए, 20x15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20x15 सेंटीमीटर होनी चाहिए स्पेसिंग। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, 20x15 ये इसकी स्पेसिंग होती है। ठीक है, और जैसे कि स्पेसिंग तभी मायने रखता है जैसे कि आप प्लांटेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्लांटेशन, यानी प्लांटेशन कब करेंगे, जब आप नर्सरी डालेंगे। तो इसकी नर्सरी के लिए अगर सीड की बात की जाए, नर्सरी के लिए अगर सीड की बात की जाए बाई नर्सरी के द्वारा अगर, तो उसके लिए सीड रेट क्या होता है, तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। कितना होता है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नर्सरी डालने के लिए मंडुआ का जो बीज होता है इतना पर्याप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ एक चीज और, जैसे नर्सरी डालने के पहले हमने बात की थी कि जैसे कोई भी नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी डालने से पहले जो है हम उसके बीज को ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उपचारित कर लेते हैं। तो उपचारित तो सभी लोग जान रहे हैं, काहे से करेंगे काहे से नहीं करेंगे। कैप्टान थीरान 2 ग्राम या 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से जो है उसको उपचारित करते हैं। उपचारित करने से होता क्या है, उपचारित करने से हमारा बीज जो है अगर किसी रोग से ग्रसित है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है ना, हमारा जो पौधा जर्मिनेट होता है, जो तैयार होता है, ठीक है ना, वो रोग ग्रसित नहीं होता, रोग मुक्त होता है। ठीक है ना, इसलिए जो है हम बीज को उपचारित करके नर्सरी डालते हैं या तो मिट्टी को उपचारित कर देते हैं। ठीक है, तो इससे होता है कि जो हमारी उपज होती है, जैसे हमने प्लांटेशन किया उसके बाद जो भी फसल प्राप्त होगी, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, वो हमारी फसल जो है रोग मुक्त होगी, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो फसल होगी अच्छा उत्पादन होगा। क्या होगा, अच्छा उत्पादन होगा। ठीक है, ये इतनी बातें थी। फिर उसके बाद अब क्या बचा इसमें, अब बचा इसमें आपका वीड कंट्रोल। हाँ, वीड कंट्रोल देख लेते हैं, क्या वीड कंट्रोल बचा, वीड कंट्रोल, अच्छा खरपतवार नियंत्रण। ठीक है ना, तो लगभग लगभग सभी क्रॉपों में बताया कि वीड कंट्रोल के लिए क्या करते हैं कि या तो बुआई के पूर्व हर्बिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते, बुआई के पूर्व हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, पैराक्वाइट हो गया, डोरियन हो गया, एब्यूटाक्लोर हो गया, लासो हो गया, ये सब हर्बिसाइड होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर दूसरा ये है कि निराई गुड़ाई करवा के वीड का कंट्रोल कर देते हैं। केमिकली करना है तो सीधी सी बात है, पैराक्वाइट, डोरियन और लासो, मेचेटी, ये सारे हर्बिसाइड आते हैं, इनका जो है प्रयोग हम कर लेते हैं वीड कंट्रोल में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या बचा इसमें, वीड कंट्रोल हो गया। हाँ, उपज, हार्वेस्टिंग, है ना। हाँ, बचा इसमें, देखते हैं उपज देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसके पहले देखते हैं कटाई, उपज छोड़ो, कटाई देखते हैं। कटाई कब की जाती है, जब फसल 100 से 110 दिन की हो जाती है। ठीक है ना, सूखने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, भूरे पड़ने लगते हैं। ठीक है ना, तो उसकी कटाई कर ली जाती है। कितने दिन बाद, बुआई से लगभग 110 से 115 दिन बाद जो है 110 से 125 दिन बाद जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें उपज की बात कर लें। जैसे उपज कितनी, तो एवरेज में उपज 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तैयार होती है। कितनी होती है, और इसी में अगर हरे चारे में पूछ लिया जाए तो हरा चारा लगभग कितना प्राप्त होता है, तो वो भी 15 से 20 कुंटल, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है हरा चारा के रूप में भी हरे चारे के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, उसका जो वनस्पतिक भाग होता है उसको हम किस रूप में प्रयोग कर लेते हैं, चारे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। किस रूप में प्रयोग कर लेते हैं, चारे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, बचा क्या था, फर्टिलाइजर रह गया था। क्या रह गया था,
फर्टिलाइजर तो देख लेते हैं, फर्टिलाइजर कितना दिया जाता है। FYM यानी फर्टिलाइजर में FYM और NPK ये दो चीजें रह गई थी, इनको भी देख लेते हैं। तो फर्टिलाइजर वही आप 10 से 15 या 15 से 20 टन पर हेक्टेयर आप जो गोबर की खाद होती है उसे डाल देते हैं। कितना? 15 से 20 या 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर ये डाली जाती है, ठीक है ना। और NPK का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, तो 60 30 30 कहीं पर 40 20 20 भी मिलता है, ठीक है ना। कैसा मिलता है? 40 20 20 भी मिलता है। तो वहां पर मिट्टी के अनुसार डिपेंड करता है कहाँ पर कितना नाइट्रोजन दिया जाए, वहां की मिट्टी में कितना नाइट्रोजन उपस्थित है कितना नहीं है। तो फिलहाल जर्नली जो है 60:30 जो है NPK दिया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर। फिर इसमें अच्छा कुछ डिजीज के बारे में जान लेते हैं, 1 मिनट हल्का हल्का मोटा मोटा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें डिजीज कौन से होते हैं, जो कौन सी मेजर प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम कौन से आते हैं डिजीज में, कौन कौन से आते हैं। जैसे डिजीज है, डिजीज, ठीक है। डिजीज यानी रोग, रोग में कौन कौन सा रोग इसमें लगता है, तो इसमें ब्लास्ट लगता है। क्या लगता है? ब्लास्ट लगता है। कौन सा रोग लगता है? मड़ुआ में ब्लास्ट लगता है। और कौन सा लगता है? सीडलिंग ब्लाइट भी लगता है, सीडलिंग ब्लाइट भी लगता है, सीडलिंग ब्लाइट भी लगता है। और डाउनी मिल्ड्यू भी लगता है। कौन सा लगता है? डाउनी मिल्ड्यू भी लगता है, ठीक है। ब्लास्ट हो गया, सीडलिंग ब्लाइट हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, इन सब के बारे में हमने बता ही चुके हैं, ठीक है ना। इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये डिजीज लगते हैं मड़ुआ में। मड़ुआ में कौन कौन सा लगता है? ब्लास्ट लगता है, सीडलिंग ब्लाइट लगता है और डाउनी मिल्ड्यू लगता है। फिर उसके बाद इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके ऊपर में गिरावट लाते हैं या हमारी क्रॉप जिससे कि नष्ट हो जाती है। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका हो गया कौन सा है, एक स्टेम बोरर है। कौन सा कीट लगता है? स्टेम बोरर हो गया। कौन सा है? स्टेम बोरर हो गया। ग्रास हॉपर हो गया, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर तो जानते ही होंगे आप लोग, टिड्डा जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद एक कीट और लगता है कैटरपिलर, ये भी लगता है। कौन सा है? कैटरपिलर भी लगता है, कैटरपिलर। मड़ुआ में जो है कैटरपिलर भी लगता है। ये तो आपके थे कुछ मुख्य डिजीज थे और कुछ मुख्य इंसेक्ट थे। तो लगभग लगभग सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। इल्लुसाइन कोरकाना किस फैमिली से? पोएसी फैमिली से। ये सारी चीजें हो गई लगभग लगभग, ये क्रॉप कंप्लीट हो गई। थैंक यू।